तो आइए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपने थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यह हमारा थर्मोडायनामिक्स का 5th लेक्चर है। टॉपिक का नाम जैसा आप लोग बोर्ड पे देख रहे होइएगा, हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस है। अभी फ़िलहाल हम लोग गैसेस के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसके बारे में जानिए कि यह कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ थर्मोडायनामिक्स में एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे हम गैसेस स्टेट बता रहे होते हैं, वहाँ पर भी कभी हमारा हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो बच्चे को एक समस्या आ जाती है कि सर ये तो हमारा थर्मो का टॉपिक है, आपने जो है सो इसको गैस में कैसे यूज़ कर लिया गैसेस स्टेट में। तो टॉपिक का नाम देखिए, टॉपिक का नाम ही है हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। मतलब जहाँ कहीं भी आपको गैसेस मिले वहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, और इसका केमिस्ट्री में बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है। वाइड कॉन्सेप्ट बोल लीजिए या वाइड चैप्टर्स बोल लीजिए, बहुत सारे चैप्टर्स में इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बराबर यूज़ करते रहते हैं। वजह ये है कि केमिस्ट्री में अगर आप देखिएगा तो गैसेस का बहुत वाइटल रोल है। 3 फिजिकल स्टेट पे जैसे हमारे केमिस्ट्री डिवाइड है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो जब आप लोग पूरा एडवांस तक की तैयारी करते होइएगा तो आप देखते होइएगा कि अप टू 70% केमिस्ट्री में तो हम लोग अपना टाइम गैस पर ही स्पेंड करते हैं। अब रेस्ट जो हमारे पास 30% टाइम बचता है, उस 30% में हम लोग ऑलमोस्ट 20% टाइम लिक्विड पे और बहुत कम टाइम सॉलिड पे देते हैं। तो समझने वाली चीज़ है। तो आइए पहले ज़रा इसके बारे में बताइए। अगर नेम को आप पढ़िए तो हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस क्या कहता है, पहले केयरफुली आप डेफिनेशन को सुनिएगा। किसी सब्सटेंस की किसी सब्सटेंस की टेम्परेचर को 1 यूनिट से इंक्रीज करना। इस प्रोसेस के लिए उस सब्सटेंस को आप जितना हीट प्रोवाइड करोगे वह अमाउंट ऑफ हीट उस सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी कहलाएगा। फिर से एक बार बोले, अब हम एक एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मार्कर है। अब ये मत बोलिएगा कि सर आप गैस की बात कर रहे हो, आपने तो सॉलिड उठा लिया। मतलब एज्यूम, अब गैस को तो हम ऐसे हाथ में लेकर के एग्जाम्पल बता नहीं सकते हैं ना। तो मान लीजिए 2 मिनट के लिए मान लिया कि ये हमारा एक गैस है। अब मान लीजिए कि ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और हमें इसकी टेम्परेचर को 41 करना है। ठीक है, 1 यूनिट हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। अब इसके लिए इस मार्कर को जितने हीट की ज़रूरत होगी, मान लीजिए कि आपने इसको 20 जूल एनर्जी प्रोवाइड किया है और यह 20 जूल एनर्जी से अपनी टेम्परेचर को 1 यूनिट इंक्रीज कर गया, तो वह 20 जूल अमाउंट ऑफ हीट जो है वह इस मार्कर का हीट कैपेसिटी कहलाएगा। उम्मीद करें डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब आगे थोड़ा सा डेफिनेशन में इम्प्रूवमेंट लिया गया। उन्होंने कहा कि भाई अब कोई बच्चा क्रॉस कर सकता है कि सर 1 मार्कर के बदले में आप ऐसा करो ना, 5 मार्कर ले लो। कोई बोलेगा कि 100 मार्कर ले लो, कोई बोलेगा 200 मार्कर ले लो। तो मतलब फिर हमारा अगर किसी 1 मार्कर को किसी बच्चे ने यूज़ किया तो उसी मार्कर के लिए उसका हीट कैपेसिटी अलग हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने 2 मार्कर यूज़ किया तो उसी मार्कर के लिए उसकी हीट कैपेसिटी अलग हो जाएगी। मतलब ये नंबर्स डिपेंडेंट होता चला गया। तो उन लोगों ने कहा कि भाई हमें एक स्टैंडर्ड डाटा आपको प्रोवाइड करना है कि इस मार्कर की हीट कैपेसिटी फिक्स्ड होगी तो उसके लिए इसका अमाउंट भी फिक्स्ड होना चाहिए। तो उन लोगों ने कहा कि 1 मोल मार्कर होना चाहिए। 1 मोल का मतलब एवोगैड्रोस नंबर। तो अब अगर आपने इस अमाउंट को 1 मोल फिक्स्ड कर दिया है तो दे आर कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। और साइंस जो हमारा है ना, वो पूरा साइंस मोलर है। कहने का मतलब है कि केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ऑलवेज अमाउंट फिक्स्ड करके 1 मोल के लिए कोई भी प्रैक्टिकल डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वगैरह, जहाँ से आप रियल गैस वगैरह पढ़े होइएगा, वैंडरवाल इक्वेशंस वगैरह, वहाँ पर भी आप देखे होइएगा कि हम जितने जनरल फॉर्मेट निकाल रहे थे वो सारे इनको 1 एज्यूम करके, मतलब मोल हमने 1 एज्यूम कर लिया हुआ था। तो अब ज़रा सुनिएगा, हम डेफिनेशन फाइनली बोल रहे हैं।
यह मार्कर का एक मोल है हमारे पास, तो एक मोल मार्कर के टेम्परेचर को 1 यूनिट इंक्रीज करना, 1 डिग्री इंक्रीज करना, इसके लिए इस मार्कर को जितनी हीट की ज़रूरत होगी, जो रिक्वायर्ड हीट होगा, वह उस मार्कर का मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगा। क्योंकि मोल हमने फिक्स कर दिया है, तो दे आर कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज अ हीट कैपेसिटी, व्हाट इज अ मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब अगर पूरी डेफिनेशन को आपने बहुत केयरफुली सुना होगा और समझा होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हीट कैपेसिटी रेशियो है। किस चीज़ का रेशियो है? तो लिखा हुआ है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, मतलब ये जो आप देख रहे हो, यह वह अमाउंट ऑफ हीट है जो dt टेम्परेचर चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ है। वेयर dt इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर विच राइजेस। तो क्या हमने कहा कि C इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डी टी, जहाँ यह काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है जो उस सब्सटेंस की टेम्परेचर को dt यूनिट से इंक्रीज किया है। क्लियर है? फिर आगे हमने कहा कि अगर इन चीज़ों को आप केयरफुली देखिए तो Q एनर्जी का एक फॉर्म है, तो इसका यूनिट जूल एक्सेट्रास बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग अगर जूल में बात करें तो जूल और टेम्परेचर केल्विन में होता है, तो इसका यूनिट जूल पर केल्विन हो जाएगा। फाइनली बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। मतलब क्या हमने बताया, एक मोल सब्सटेंस की टेम्परेचर को 1 यूनिट इंक्रीज करना, मतलब जो 1 यूनिट है वो चेंज इन टेम्परेचर है, 1 यूनिट इंक्रीज करना, इसके लिए उस सब्सटेंस, एक मोल सब्सटेंस को जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वह उसका मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगा। अगर आप मोल डेफिनेशन में नहीं बोलते हो तो वो सिंपली हीट कैपेसिटी होगा। जैसे हमने यहाँ पर आप देखे होइएगा हमारा पर मोल नहीं आया है, तो हम इसे सिंपली हीट कैपेसिटी बोल रहे हैं। आगे जब हम इसे मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे तो हम इसका यूनिट जूल पर केल्विन पर मोल बोलेंगे। हम लोग का एक साइंस में कॉन्सेप्ट है कि हम लोग ऑलवेज पर मोल, कोई जो हमारे पास डेटा होता है वो पर मोल बोलते हैं। क्लियर है बातें यहाँ तक? आइए अब हम लोगों ने मोलर हीट कैपेसिटी को ले लिया है। मोलर हीट कैपेसिटी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होता है, यूनिट हमने दे दिया जूल पर केल्विन पर मोल। फिर आगे हमने आपको एक चीज़ बताया है, यहाँ लिखा हुआ है कि दिस वन इज योर मोलर हीट कैपेसिटी। हमने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की कि मान लीजिए A2 हमारा कोई एक हाइपोथेटिकल गैस है और अगर इसकी मोलर हीट कैपेसिटी 40 जूल पर केल्विन पर मोल है और इस यूनिट पे अगर हमें कमेंट करना है तो हम बताएंगे A2 गैसियस के एक मोल को, A2 गैसियस के एक मोल अमाउंट को 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में 40 जूल एनर्जी की ज़रूरत आई है। मतलब जब हम उसे 40 जूल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो A2 का एक मोल अपना 1 यूनिट टेम्परेचर चेंज कर लेगा। वो इनिशियल किस टेम्परेचर पे है ये हमको नहीं पता है, लेकिन फाइनल ये पता है कि इनिशियल जितना था उससे 1 यूनिट वो ज़्यादा है। जैसे अगर वो इनिशियल 200 केल्विन पे है तो उसका फाइनल टेम्परेचर 201 केल्विन होगा। तो या तो हमको इनिशियल पता हो या तो हमें फाइनल पता हो, तो हम बता सकते हैं। इनिशियल हमें पता है तो हम फाइनल बता लेंगे, फाइनल हमें पता है तो हम इनिशियल बता लेंगे। मतलब यह 1 यूनिट जो है यह डेल टी है, डी टी है। क्लियर? डी टी नहीं बोल सकते हो, डी टी तो मतलब डेल टी, डिफरेंस, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। बढ़े आगे। अब आगे एक चीज़ बोलता है, अब यहाँ से थोड़ा क्लियर कीजिएगा बातों को, कि किसी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी कंडीशन डिपेंडेंट होती है कि आप उस सब्सटेंस को जो हीट दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, वो आखिर किस कंडीशन पर प्रोवाइड कर रहे हो। कंडीशन का मतलब है कि आपने
जैसे A2 हमारा एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, इस A2 को जो आपने हीट प्रोवाइड किया है वो कंडीशन क्या कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोवाइड किया है या कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोवाइड किया है। फिर से अगेन एक बार बोले सुनिएगा, किसी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी कंडीशन डिपेंडेंट होती है। कंडीशन कहने का मतलब है कि आप उसे हीट एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हो या आप उसे हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहे हो। बच्चे ने बोला कि सर क्या इससे कंडीशन से क्या हमारा जो है सो मतलब चेंज आने वाला है या क्या चीज़ होने वाली है। तो अब हम इन्हीं चीज़ों को एक एक कर समझेंगे। क्लियर? तो आइए, जैसा वो आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होइएगा कि मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो हमारा दो पार्ट में सब डिवाइडेड है। एक है हमारा हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक हमारा है हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है? हम लोग इन्हीं चीज़ों को अब ज़रा बहुत केयरफुली समझेंगे। तो आइए पहले हम ज़रा कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें। आते हैं अपने वही प्रीवियस सारी लेक्चर्स पे जिसको हमने अर्दियत पढ़ा हुआ है। मान लीजिए ये हमारा एक सिस्टम है और आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो Q, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। समझिएगा बातों को बहुत केयरफुली। अच्छा चलिए, बच्चे का ये होगा कि सर फिगर कट गया। हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा फिगर ऊपर बनाते हैं। हम लोग अभी इस वाले पार्ट को समझ रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम वाले पार्ट को। मान लीजिए हमारा एक सिस्टम है, हमने इसको Q हीट प्रोवाइड किया है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। कब? तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे। बच्चे ने बोला कि चलो सर ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग ज़रा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जनरल फार्मूला लिखते हैं। तो बच्चा बोलेगा कि सर डेल U या डेल E इज इक्वल टू था। अब ये मत सोचिएगा कि ये इस साइड लिखा हुआ है तो हम इसके कंडीशंस को डिस्कस कर रहे हैं, इस कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो डेल U बराबर Q प्लस माइनस डाल दीजिए, प्लस माइनस डाल, जनरल फॉर्म हमने लिखा है। अब आप बोलोगे कि सर हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो तो माइनस साइन हटा दी। हम बोले चलिए हटा लेते हैं। अब ज़रा देखिएगा, दिस वन इज आइसोकोरिक प्रोसेस क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो मतलब अगर सिस्टम पे आपने हीट दिया है तो उस हीट से पिस्टन मूव नहीं करेगा, क्योंकि अगर पिस्टन मूव करेगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और अगर पिस्टन ने मूव नहीं किया तो किसी भी तरीके का मैकेनिकल वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा है। मतलब W ज़ीरो है। मतलब आपने जितना हीट प्रोवाइड किया वो सारा का सारा हीट उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज़ हो जाएगा। मतलब उस हीट का कुछ पार्ट उसने वर्क करने में परफॉर्म नहीं किया। सुनिएगा बातों को अगेन केयरफुली। हमने कहा कि हमारा एक सिस्टम है, मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, हम उस सिस्टम को Q अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चे ने बोला चलो सर कर दिया हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जनरल फार्मूला को लिखा और Q अमाउंट दे रहे हैं, लेकिन पिस्टन मूव नहीं कर रहा है बिकॉज प्रोसेस आइसोकोरिक है, वॉल्यूम को चेंज नहीं करना है। नहीं किया वॉल्यूम को चेंज। अब अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो सिस्टम ने किसी भी तरीके के मैकेनिकल वर्क को परफॉर्म नहीं किया। अगर मैकेनिकल वर्क परफॉर्म नहीं किया है तो आप जितना हीट प्रोवाइड करोगे वो सारा का सारा हीट उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होने में यूज हो जाएगी। मतलब अगर हम किसी सिस्टम की मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमें प्रोसेस आइसोकोरिक रखना होगा। यहीं से अभी हम एक चीज़ और बताएंगे कि हमारा जो डेल U या डेल E होता है वो हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, क्योंकि अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिस्टम को हीट प्रोवाइड किया है तो जो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा वो अमाउंट वाइज हमें मैक्सिमम मिलने वाला है। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? बच्चे ने बोला चलो सर आ गया। अभी हम पहले प्रोसेस दोनों समझा लेते हैं, फिर एक एक कर सारी बातों को लिखेंगे। क्लियर? अब बच्चे ने बोला कि चलो सर आ जाओ सेकेंड टाइप पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। हमने कहा कि हटाते हैं, अब यहाँ वॉल्यूम के बदले हम
प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। अब आपने सिस्टम को हीट प्रोवाइड किया, सिस्टम को हीट प्रोवाइड किया है तो ऑब्वियस सी बात है जो गैस हैं उनका हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। गैसेस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ा मतलब एक एक्सपांसन की टेंडेंसी हो जाएगी, एक्सपांसन की टेंडेंसी होगी। लेकिन अगर एक्सपांसन की टेंडेंसी है तो गैस का प्रेशर बढ़ गया, लेकिन आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जितना हमारा प्रेशर में इंक्रीज हुआ है उतनी अमाउंट से हम पिस्टन को अपवर्ड मूव कर ले। जैसे ही हमारा पिस्टन अपवर्ड मूव होगा वॉल्यूम बढ़ेगा और जो बढ़ा हुआ ये हमारा प्रेशर है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा, मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो गया। मतलब इन दिस सिस्टम एक मैकेनिकल वर्क परफॉर्म हो रहा है। मतलब आप जो सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हो उस हीट से टोटल का टोटल सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुआ है। दैट इज़ वाई अब वो मिनिमम है हम ये भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसके वर्क की एफिशिएंसी हमको नहीं पता है। ये हमको पता है कि अगर हम उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा वो मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम होगा। तो मतलब आइए, अब जो हम वो बात बोल रहे थे कि हीट कैपेसिटी किसी सिस्टम का वह अमाउंट ऑफ हीट है जो वे ऑफ मेथड डिपेंडेंट होता है कि आप उस सिस्टम को हीट कैसे प्रोवाइड कर रहे हो। ये वाली बात समझ में आ गया होगा कि क्या आप उसे हीट कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोवाइड कर रहे हैं या आप उसे हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात है। अब हम एक एक कर सारी बातों को समझेंगे। क्लियर? तो हम लोग पहले एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाली बात समझते हैं। तो आइए हम लोग अब फॉर्मूले को पूरा बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इसे ज़रा एक बार केयरफुली देखिए। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फार्मूला ऑलरेडी हमारा आया हुआ है, अर्लियर में दे दिया। और अभी आपने पढ़ा है कि हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है वो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाता है। हम लोग काफ़ी अभी स्मॉल अमाउंट के लिए बात कर रहे हैं तो हमने इसको डी टर्म दिया है। जस्ट अभी हमने बताया है कि अगर आप हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोवाइड कर रहे हो तो मैकेनिकल वर्क नहीं होगा, और अगर मैकेनिकल वर्क नहीं होगा तो सारा का सारा हीट जो है वो चेंज इन एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब काफ़ी स्मॉल ये के लिए हमने इस अमाउंट को डी दिया। आगे हमने डिफरेंशियल फॉर्म में दे दिया कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डी बाई डी टी। आप बोल सकते हो ये हमारा रेट है एनर्जी चेंज का। कब? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। बातें समझ में आ गई? अब यहाँ से एक बात आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, हम सिर्फ आपको बता दें कि अगर आप एक मोनो एटॉमिक गैस की बात कर रहे होते हो तो यही हीट कैपेसिटी हमारा 3/2R होता है। बाकायदा आपको फिजिक्स में बताया गया होगा। लेकिन यह भी बताया गया होगा कि अगर डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक हमारा गैस है तो उसको जो आप हीट कैपेसिटी प्रोवाइड करते हो वो 3/2R से समथिंग बड़ा होता है। वजह ये होता है कि अगर आप उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनमें कुछ चांस रोटेशनल और वाइब्रेशनल का भी हो जाता है। हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में रोटेशनल वाइब्रेशनल वगैरह क्यों होता है ये समझाया हुआ है। तो उसकी टेम्परेचर को 1 केल्विन से या 1 यूनिट से इंक्रीज करने के लिए आपको 3/2R से थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? अब इन्हीं चीज़ों को देखिए। अगर आप जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमारा जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो 3/2R होता है। वही बात जो अभी हमने समझाया था वो यहाँ हमने लिखा है। लेकिन अगर डाइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक गैसेस मॉलिक्यूल्स हो तो सम हीट सप्लाइड इज यूज्ड टू कॉज रोटेशन या वाइब्रेशन आल्सो। दस टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री मोर हीट इज रिक्वायर्ड एंड इट इज़ 3/2R प्लस x। मतलब 3/2R से थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट। क्लियर है? ओवरऑल जो इस टाइप से आपने समझा है वो एक चीज़ अभी के बाद याद रखिएगा। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिफाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिफाइन करो, तो आप बोलिएगा हीट
मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सॉरी, नीचे थोड़ा कट गया है, हम ऊपर लिखते हैं इन चीज़ों को हटाकर। क्या हम बोले, मैंने ये जो टाइप है इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकल कर आया है कि डेल ई जो हमारा होता है वो होता है हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जनरली आपसे सामने वाला क्रॉस करेगा कि वाई ऐसा क्यों हो रहा है भाई, आप क्यों कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट को जो मेज़र कर रहे हो उसको आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोल रहे हो। तो आप बोलेगा कि इन सच सिचुएशंस मैकेनिकल वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा, मतलब हम जितना हीट सिस्टम को दे रहे हैं वो सारा का सारा हीट वो यूज़ कर ले रहा है अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में। क्लियर है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन निकल करके आ गया आपका। हम लोग आते हैं, हीट अगर कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा। अभी हमने आपको बताया कि इन सच सिचुएशन सम मैकेनिकल वर्क ऑल्सो परफॉर्म। क्यों? क्योंकि उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सिस्टम को अपवर्ड मूव होना होगा। सिस्टम बोलते हैं पिस्टन को अपवर्ड मूव होना होगा, क्योंकि पिस्टन जब अपवर्ड मूव करेगा तभी वो जो प्रेशर जितना इंक्रीज हुआ था उसको मेंटेन करेगा। क्लियर है? आगे अब हम लोग हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमारा हो गया हीट कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हो बाई डी टी। अर्लियर सारे टर्म बताए हुए हैं। अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा रहे हैं। यही है हमारा जनरल फॉर्म फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। तो डेल यू इज इक्वल टू, सिस्टम को आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, प्लस क्यू किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। सिस्टम को जब आपने हीट प्रोवाइड किया है तो पिस्टन अपवर्ड मूव हुआ है ताकि वो एक्सपांड होकर अपने उस इंक्रीज्ड प्रेशर को मेकअप कर ले। सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम पे वर्क नहीं हो रहा है, मतलब अच्छा बोलेगा कि माइनस वर्क डन। क्लियर है बातें? अभी आपने कहा है कि भाई ये तो हमारा होता है हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारा ये अभी जस्ट प्रीवियस आपने कहा है, और हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट जो हमारा प्रेशर आता है वो हमारा डी होता है अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे तो। क्लियर? तो आ जाइए, पहले ज़रा यहाँ तक की बातों को हमने क्या बताया है एक बार अगेन आप समझ लीजिएगा। हमने कहा कि हीट कैपेसिटी, अब हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे है तो दिस वन इज योर क्यू का काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप dt टेम्परेचर चेंज कर रहे हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने अप्लाई किया तो डेल यू इज इक्वल टू, ये जनरल फॉर्मेट है। आगे आपने कहा है कि सिस्टम को आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो हीट का साइन प्लस आएगा, सिस्टम वर्क कर रहा है तो वर्क का साइन माइनस आएगा, और ये हमारा डेल यू था। क्लियर है यहाँ तक की बातें? चलिए अब आइए यहाँ से, हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी इनटू dt, हीट कैपेसिटी इनटू dt, और डेल यू हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और अगर यहाँ ये कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो ये आ जाता हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू dt, और वर्क डन pdv। क्लियर है यहाँ तक की बातें? ये कैसे आया है, ये बात समझ में आ गया? ये देखिए क्यू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dt क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वैसे ही ये आप बोले हो कि हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब यहाँ आएगा तो ये तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू dt, और वर्क डन हमारा pdv है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट हैंड साइड को dt से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? अब अभी हमने आपको कहा था कि हम लेफ्ट और राइट हैंड साइड में dt से डिवाइड कर रहे हैं, तो dt से डिवाइड करने के बाद हमारा ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ऑलरेडी फिजिक्स में ये सारा डेरिवेशन आप पढ़ते हुएगा, इसलिए हम सीधा रिजल्ट लिखते जा रहे हैं। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी पी डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एन आर होगा एक मोल के लिए। इन अगर आप हटा दो तो पी टी वी बाई डी टी इज इक्वल टू आर आएगा। हमने इसी वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट किया है, तो सी वी एम इज इक्वल टू सी पी एम माइनस आर। ये हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर, ये हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको जब हम रिजल्ट निकाले तो फिजिक्स में ये पढ़ते हुइएगा आर आ गया। मतलब देखिए हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो है
जितना कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट चाहिए होगा उसमें जब आप आर ऐड करोगे तभी मिलेगा। मतलब मोनो एटॉमिक के लिए दिस वन इज योर 3/2 R था प्लस R, यह हमारा मोनो एटॉमिक के लिए है। मोनो एटॉमिक हम बोले भी थे कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। अभी हम एक एग्जांपल देंगे, समझ में आएगा। क्लियर है? यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। मतलब अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि जो हीट कैपेसिटी है वो उस वे पर डिपेंड करता है जिस वे से आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हो। आप क्या उसे कांस्टेंट वॉल्यूम से हीट दे रहे हो या कांस्टेंट प्रेशर से दे रहे हो। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम से दे रहे हो तो कम अमाउंट देना होगा, कांस्टेंट प्रेशर से दे रहे हो तो उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट आपको प्रोवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि उसका डेल्टी 1 बन जाए। क्लियर? देखिए हमने एग्जाम्पल दिया है, हीलियम जो मोनो एटॉमिक गैस है उसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम वाले पे आप 12.54 जूल एनर्जी ही उसको प्रोवाइड कर रहे हो एक मोल हीलियम को, तो उसका डेल्टी 1 बन जा रहा है। जबकि उसी हीलियम के लिए उसी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक मोल का अगर आपको एक यूनिट टेम्परेचर चेंज करना है तो आपको 20.92 जूल एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। क्लियर है? मतलब लास्ट बातें बोल दे, क्या है हीट कैपेसिटी? तो एक मटेरियल, एक सब्सटेंस जो गैसेस फेज में हैं उनके एक मोल को अगर आप एक यूनिट टेम्परेचर चेंज करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप उसको जितना हीट प्रोवाइड करोगे वह अमाउंट ऑफ हीट उस गैसेस कंपोनेंट का मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगा, जो कि एक मोल हम बोल रहे हैं। आगे हमने कहा कि भाई आप किस तरीके से उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ये बहुत रिमार्केबल बात है। यहाँ से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे आए थे और वो डेफिनेशन हमारा था कि अगर आप एक सिस्टम को हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोवाइड कर रहे हो तो वही हमारा डेली होता है। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी का ये डेफिनेशन है। क्लियर है? यहाँ तक की बातें उम्मीद करें समझ में आ गई होगी। चलिए, ओके, थैंक यू।